Hello dear students, this is your Dr. Sirajuddin again, and in this lecture I have come up with the classification of herbicides part 2. तो पहले part 1 हो चुका है and before watching this you need to watch the classification of herbicide part 1. So basically in this chapter or in this lecture we'll be dealing with the narrow and broad window herbicides, narrow and broad spectrum herbicides, residual and non-residual herbicides. So without much ado, let us start this lecture for you all. So first of all, based on spectrum of weed control. Okay, so पहली बात आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है. ओके तो बहुत ही जनरल लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड कितने पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड्स को किल कर सकता है. इट मीन्स वी आर चेकिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स वीड कंट्रोल है कि कौन से स्पीशीज़ को कौन से ग्रुप को. तो बेसिकली जैसे अगर ग्रासेस हैं या ब्रॉडली वीड्स हैं या सेजेस हैं तो क्या वो सिर्फ ग्रासेस को ही किल कर सकता है या ब्रॉडली वीड्स को ही किल कर सकता है या फिर सेजेस को या फिर सभी को. ओके सो इट मीन्स we have classified your herbicides on the basis of a spectrum of weed control into two categories. One is narrow spectrum and the another one is broad spectrum. So as the name suggests, जो narrow spectrum herbicides होते हैं, these herbicides control a particular group of weeds, whether it may be grasses, broadleaved or sedges. So it means they usually do not control all the weeds of a particular group. एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी नो. ठीक है, तो इट मीन्स इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ कंट्रोल है इट इज़ वेरी नैरो. ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ वी कैन से द हर्बिसाइड विल बी वेरी नैरो हेयर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे 2,4-D, देन MSM मेथसल्फ्यूरॉन मिथाइल, देन बेंटाजोन, लैक्टोफेन, दीज आर बेसिकली ब्रॉड लीव्ड किलर्स. इट मीन्स ये सिर्फ आपके ऐसे वीड्स को ही किल करेंगे जो कि ब्रॉड लीफ हैं. ओके बट देर आर हर्बिसाइड्स विच कैन किल ग्रासेस. तो जिनको ग्रास किलर्स बोला जाता है दे आर क्लोरिनाफॉप, फेनॉक्सोप्रोपीथाइल, डाइक्लोफॉप मिथाइल एंड आपका फ्लूफेनासेट. ओके तो दीज आर दी ग्रास किलर्स. तो यू सी इट मीन्स यहाँ पर नैरो स्पेक्ट्रम है हर्बिसाइड्स का. वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड्स को ही टारगेट कर रहे हैं. वो सारे के सारे जो वीड्स हैं आपके उनको कंट्रोल करने में क्या है इनएफिशिएंट है. ओके Then moving on, the opposite of the narrow spectrum is broad spectrum herbicide. It means these herbicides control a wider array of weeds consisting the grasses, broadleaf weeds or sedges. So it means their spectrum of control over the species of weeds is broad in nature. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो ये वाले जो हर्बिसाइड्स होंगे ये वाइडर अरे ऑफ वीड्स को कंट्रोल करेंगे, जैसे कि ग्रासेस के साथ साथ वो ब्रॉडली वीड्स को भी मार सकते हैं और सेजेस को भी किल कर सकते हैं. ओके फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मेट्रिब्यूजिन, आइसोप्रोचुरॉन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, सल्फोसल्फ्यूरॉन, इमिजितापायर, देन पेंडिमेथिलिन, एट्राजिन, क्लोमेजॉन, these are used in the cropped areas as a broad spectrum herbicide. It means they can kill your ग्रासेस एज वेल एज सम ऑफ ब्रॉडली वीड्स. ऐसा लेकिन इसमें भी आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि सारे के सारे वीड्स नहीं मरेंगे. ओके इट मीन्स दे कैन टारगेट मोर देन 1 or 2 वीड्स. इट मीन्स इनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ कंट्रोल होगा दैट विल बी ब्रॉडर देन द नैरो स्पेक्ट्रम. ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे वीड्स जो भी आप एक पर्टिकुलर एरिया के हैं उनको सबको किल कर देंगे. नो इट इज़ नॉट सो. Then glyphosate and paraquat, they are the broad spectrum herbicide, and you know that in the earlier chapter we have discussed कि जो glyphosate और paraquat है दोनों ही आपके नॉन सेलेक्टिव हैं. तो yes they can be used in the non cropped areas, और ये आपके सारे के सारे जिनके ऊपर भी आप ये weeds के ऊपर ये herbicides डालेंगे उनको ये कंट्रोल कर लेंगे. ओके तो इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पर. जो ग्लाइफोसेट है दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव सिस्टमिक इन नेचर. इट मीन्स इट इज़ द ट्रांसलोकेटेड वन. जो कि पैराक्वेट है इट इज़ नॉन सेलेक्टिव बट इट इज़ कॉन्टैक्ट इन नेचर. ओके ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. नाउ लेट अस डिस्कस बेस्ड ऑन विंडो ऑफ एप्लीकेशन. तो पहले हम बात कर चुके हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विंडो ऑफ एप्लीकेशन.
अब now what do I mean when I say window of application? It means the length of time spent in the ontogeny or the life cycle of a crop from sowing up to which a herbicide could safely be used without considerable phytotoxicity to the crop. तो इसका मतलब है यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि कब तक आपका एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड अप्लाई किया जा सकता है इन दी क्रॉप स्टेजेस ऑफ द क्रॉप. तो पूरी ऑन्टोजेनी में आपके क्रॉप के सोइंग से लेके कितनी कौन सी स्टेज तक हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ द विंडो ऑफ एप्लीकेशन. इट मीन्स द लेंथ ऑफ द टाइम स्पेंड in the life cycle of a crop from sowing up to which your herbicide can be used safely without having any phytotoxicity effect on the crop. So again it is of two types, narrow window and broad window. तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. Now you see narrow window herbicide. It means जो narrow window herbicides होते हैं they have like length or range of time of application highly reduced or limited to just before sowing, या तो वो सिर्फ before sowing ही डाले जा सकते हैं, or from sowing to before emergence of the crop, और अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड आफ्टर क्रॉप इमर्जेंस एज पोस्ट इमर्जेंस. इसका मतलब जितने भी आपके प्री प्लांटिंग, प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स हैं दे आर नैरो विंडो हर्बिसाइड एक्चुअली. क्यों? क्योंकि जो प्री प्लांट हैं वो सिर्फ प्री प्लांट ही डाले जा सकते हैं. इसी तरह से जो प्री इमर्जेंस हैं वो सिर्फ प्री इमर्जेंस के ड्यूरेशन में ही डाले जा सकते हैं, और जो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स हैं उनका भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है आफ्टर द क्रॉप इमर्जेंस. आपका ऐसा नहीं है कि आपने जब चाहा कोई भी हर्बिसाइड उठाया और कभी भी डाल दिया. नो, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक विंडो फॉर दैट हर्बिसाइड टू बी अप्लाइड. ऑलवेज रिमेंबर. तो इसमें जैसे आपका ट्राइफ्लोरालिन, फ्लूक्लोरालिन, आपका पैंडेमिथिलिन, देन फिनॉक्सोप्रोपिथाइल, क्लोरिनाफॉर्प्रोपरजाइल, सल्फोसल्फ्यूरॉन and etc. Okay, so these are your narrow window herbicide. It means once a crop is left untreated at the periods specified, almost all these herbicides cannot be used in other crop stages or growth stages of that crop. तो मतलब अगर आपने उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में इसको आपको अप्लाई करना था, अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया और क्रॉप को यू हैव लेफ्ट दैट क्रॉप अनट्रीटेड, तो देन ये सारे के सारे हर्बिसाइड दे कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर ग्रोथ स्टेजेस. एंड अगर हम करते भी हैं तो दे मे प्रूव वेरी फैटल टू द क्रॉप एक्चुअली, क्योंकि so they may have no activity on weeds or may result in very poor weed control, but yes, it can cause considerable crop phytotoxicity if applied beyond their recommended time of application. So always remember this कि अगर आप herbicides के आपको window टाइम आपको पता होना चाहिए, उसका जो आपका टाइम ऑफ एप्लीकेशन है आपको बिल्कुल उसी टाइम पर आपको डालना चाहिए जिस टाइम उसको रिकमेंडेड है. अदरवाइज़ होगा क्या, जो आपने वीट कंट्रोल करा है वो तो बहुत ही पुअरली कंट्रोल होंगे, लेकिन उसका कंसिडरेबल इफेक्ट आपकी क्रॉप पर हो जाएगा. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. तो क्रॉप फाइटोटॉक्सिसिटी सिम्टम्स दिखा सकते हैं इन दैट केस. नाउ let us talk about the wider window herbicide. So it's very easy. Wider window herbicide as desired should have length range of time span of application wider. For example, from before sowing or after sowing to longer period of crop growth, maybe up to 40 days after emergence of crop in certain cases. तो it means ये ऐसे herbicides होंगे जिनकी period of activity क्या है वो एक्सटेंडेड होगी. इट मीन्स आपकी जो क्रॉप ग्रोथ साइकिल है, ठीक है, उसके बहुत सारी क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस पे आप इसको यूज़ कर पाओगे. इट मीन्स इट कैन बी यूज्ड एज अ प्री और इट कैन बी यूज्ड एज अ पोस्ट इमर्जेंस. ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इसका जो ऐसे हर्बिसाइड्स होंगे उनका जो रेंज ऑफ टाइम स्पैन होगा या जो विंडो होगा एप्लीकेशन, इट इज़ ब्रॉड, इट इज़ नॉट नैरो. ओके, तो इट मीन्स, लेकिन ये याद आपको रखने की ज़रूरत है कि देर इज़ हार्डली एनी हर्बिसाइड विच इज़ वाइडर विंडो इन ट्रू सेंस. तो ट्रू सेंस में कोई भी ऐसा हर्बिसाइड नहीं है जिसको हम वाइडर विंडो हर्बिसाइड कह सकते हैं. बट येस, जैसे कि एट्राजिन और ब्यूटाक्लोर है, because it can be used as a pre or post emergence, so it may be loosely considered as a wider window herbicide. Always remember. तो true sense में कोई भी आपका
वाइडर विंडो हर्बिसाइड नहीं है, लेकिन हम एट्राजिन और ब्यूटाक्लोर को मान सकते हैं क्योंकि वो प्री और एज वेल एज पोस्ट इमर्जेंस एक्टिविटीज़ शो कर सकता है, तो लूजली इट कैन बी कंसीडर एज अ वाइडर विंडो हर्बिसाइड्स. मोर ओवर जो क्लोरीम्यूरॉन पी इथाइल है, इट कैन बी यूज्ड एज अ PPI, दैट इज प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड, देन प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस इन केस ऑफ सोयाबीन ओनली. तो इट मीन्स हम इसे सोयाबीन के लिए इसको वाइडर विंडो हर्बिसाइड कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर अदर क्रॉप्स इट कैन नॉट बी कंसीडर एज ए वाइडर विंडो हर्बिसाइड. सो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि दैट क्लोरोम्यूरॉन जो आपका है वो कौन सी क्रॉप के लिए वाइडर विंडो हर्बिसाइड कंसीडर करा जाता है. तो सोयाबीन के लिए कंसीडर किया जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, देन मूविंग ऑन, नाउ लेट अस टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडुअल एक्शन. तो रेसिडुअल एक्शन आपका जो हर्बिसाइड का जो रेसिडुअल एक्शन क्या है सॉइल पे, ठीक है, उसके बेसिस पर आपके देयर आर टू टाइप्स अगेन, नॉन रेसिडुअल एंड रेसिडुअल हर्बिसाइड. तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड्स की. नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड्स जो होते हैं दे यूजुअली लीव नो और लेस रेसिड्यू इन सॉइल and then get quickly inactivated or metabolized upon falling in the soil. तो it means non residual, नाम से पता चल रहा है ये herbicide कोई भी residue नहीं छोड़ेंगे soil में, और easy जैसे ही आपने इसको अप्लाई करा, जैसे ही आपके soil में गए तो ये quickly inactivate हो जाते हैं और metabolize कर जाते हैं upon falling in the soil. So it means they do not have any extended period of activity in the soil. Or moreover, they are useful for quick removal of existing weeds under non-cropped situation. तो जो नॉन क्रॉप्ड सिचुएशन है जहाँ पर हमको क्विक रिमूवल करना है एग्जिस्टिंग वीड्स का, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. लाइक योर फैलो लैंड, योर वेस्ट लैंड, योर रोड साइड कैनाल्स और कैनाल बैंक्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. एंड दे मे बी यूज फॉर केमिकल प्लोइंग, फॉर केमिकल फेलोइंग एंड जीरो टिलेज बिफोर प्लांटिंग और जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप. Now in this you can see there are two terms, actually there are three terms: chemical plowing, chemical fallowing and zero tillage. So you need to tell me what are these. आपको कमेंट सेक्शन में मुझको बताना केमिकल प्लोइंग से आप क्या समझते हैं, केमिकल फैलोइंग से आप क्या समझते हैं, जीरो टिलेज से आप क्या समझते हैं. एंड येस, डोंट वरी, आई विल बी हैविंग वन लेक्चर ऑन दीज टॉपिक एज वेल. ओके, बट आपको खुद से भी ढूंढना है. एज आई ऑलवेज से दैट द स्पून फीडिंग इज नेवर प्रोपगेटेड बाय मी. ठीक है, तो नॉन रेसिड्यूअल हर्बिसाइड मीन्स जो कोई भी रेसिड्यू सॉइल में नहीं छोड़ता है, दे गेट क्विकली इनएक्टिवेटेड एंड मेटाबोलाइज अपॉन फॉलिंग इन द सॉइल. देन लाइक आपका बात करें जैसे पैराक्वेट, डाइक्वेट, ग्लाइफोसेट, योर क्लोरिनाफॉर प्रोपरजाइल, DSMA एंड अमीट्रॉल, दीज आर द नॉन रेसिड्यूअल हर्बिसाइड्स. Again you need to tell me the full form of DSMA. Okay, that's your homework actually. So ये सारे herbicides, paraquat, diquat, glyphosate, chlorinafor, propagel, DSMA and amitrol, these are non-residual herbicides and they are called non-residual because as I've already told you कि ये कोई भी inactive हो जाते हैं जैसे soil में पहुँचते हैं. तो क्यों हो जाते हैं? Because they get usually adsorbed to the soil colloids as soon as they fall on the ground and become inactivated. तो जैसे ही ये ग्राउंड पे पहुँचते हैं, जैसे ही ये सॉइल में पहुँचते हैं तो सॉइल कॉलॉइड्स इनको एड्जॉर्ब कर लेता है. एड्जॉर्ब का मतलब अपने सरफेस पर क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा और एंड दे बिकम इनएक्टिवेटेड. तो इट मीन्स द ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन सॉइल आर सिंपली अ वेस्ट. तो जितने भी आपकी ऐसे हर्बिसाइड्स की जितनी भी ड्रॉपलेट्स आपकी सॉइल में पड़ रही हैं वो सारी वेस्ट हो जाती हैं. वाई? बिकॉज वो इनएक्टिव हो जाती हैं. ओके, सो देयरफॉर इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि दे शुड बी टारगेटेड मेनली टू द कैनोपी और द फॉलिएज ऑफ द वीड्स. वाई? बिकॉज वो नॉन रेसिडुअल है, सॉइल में जाके उनका कोई काम नहीं है. तो इट मीन्स वी ऑलवेज रिकमेंड दैट दे शुड बी टारगेटेड मेनली टू द कैनोपी और फॉलिएज ऑफ द वीड्स. They, however, may be toxic to the plants when released from the colloids through desorption and cause pollution in the soil and water, as evidenced in case of paraquat in Thailand. तो यस, ये वाला आपको जानने की ज़रूरत है. मैंने आपको बोला कि इनएक्टिवेट तो हो जाते हैं, और इनएक्टिवेट कैसे होते हैं? क्योंकि सॉइल कॉलॉइड्स इसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं. लेकिन यस, इट कैन इट मे बिकम टॉक्सिक अगर यही सॉइल कॉलॉइड्स इसको डिजॉर्प्शन के थ्रू रिलीज़ करना शुरू करते हैं फिर से. ठीक है, तो अगर इन दैट केस जब आपके सॉइल कॉलॉइड्स इसको दोबारा से क्या कर रहे हैं, रिलीज़ करना शुरू कर दे रहे हैं, देन इससे सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन कॉज हो सकता है. और ऐसा बहुत एविडेंट भी है. थाईलैंड के केस में पैराक्वेट ऐसा नेचर शो कर चुका है. ओके, देन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ ग्लाइफोसेट
AMPA, that is amino methyl phosphonic acid. It is more toxic and has been detected in well water of USA. तो अगेन यहाँ पर भी आपका देखिए जो ग्लाइफोसेट है, मैंने आपको बोला है नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड है, बट अगेन यस इट्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है इसके, ठीक है, दे मे बी मोर टॉक्सिक. तो कौन सा वाला AMP है, अमाइनो मिथाइल फॉस्फेनिक एसिड, एंड इट हैज़ बिन डिटेक्टेड इन दी water of USA, well water of USA. So thus जो non-residual herbicide है, it is a very relative term, and hardly any herbicide existing in this world is non-residual in true sense. Always remember. तो आपने ये एक जनरल कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम इसे मैच करते हैं तो समटाइम्स दे डू नॉट मैच विद द प्रैक्टिकल इनसाइट, ठीक है, बट थियोरेटिकल दे आर एज सच. ओके, इसीलिए जो नॉन रेसिडुअल हर्बिसाइड्स हैं वो एक रिलेटिव टर्म है, एंड हार्डली एनी हर्बिसाइड विच इज़ एग्जिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर मैक्रोकॉज्म इज नॉन रेसिडुअल इन ट्रू सेंस. तो ट्रू सेंस में कोई भी नॉन रेसिडुअल एक्चुअली नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जब मैंने आपको बताया डिसऑप्शन हो जाएगा तो अगेन इट मे बिकम टॉक्सिक टू द प्लांट्स एंड इट मे कॉज द वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. ओके, then moving on, let us talk about the residual herbicides. So again, the opposite of the non-residual means the residual herbicides after application, they usually maintain their phytotoxic effect in the soil for a considerable period of time, but not the whole crop growing season. तो मतलब रेसिडुअल हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड्स हुए हैं जो कि एप्लीकेशन के बाद यस उनकी जो फाइटोटॉक्सिसिटी इफेक्ट होगा सॉइल में वो एक कंसिडरेबल टाइम ऑफ पीरियड के लिए मेंटेन रहेगा, लेकिन यस पूरी ग्रोइंग सीजन के लिए मेंटेन नहीं रहेगा. ओके, सो देयरफॉर जो ये वाले हर्बिसाइड्स होते हैं रेसिडुअल हर्बिसाइड, दे ऑफर गुड कंट्रोल ऑफ वीड्स इन क्रॉप्स फॉर सफिशिएंट पीरियड, एटलीस्ट फॉर द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कॉम्पिटिशन. नाउ यहाँ पर मैं क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कॉम्पिटिशन, इस पर भी आपकी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, एंड इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इज यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर. तो इट मीन्स जो रेसिडुअल हर्बिसाइड्स हैं दे ऑफर गुड कंट्रोल ऑफ वीड्स एज कम्पेयर टू द नॉन रेसिडुअल वंस, ओके, फॉर सफिशिएंट पीरियड. ओके, and their residues however should not persist beyond the crop growing season. ये यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो रेसिड्यूज होने चाहिए जो भी आपके हर्बिसाइड्स के, दे शुड नॉट persist beyond the crop growing season. क्यों? अगर क्रॉप ग्रोइंग सीजन से ज़्यादा परसिस्ट करेंगे देन जो हर्बिसाइड सेलेक्टिविटी होगी दैट मे बी लॉस्ट एंड द नेक्स्ट क्रॉप विच इज़ इन द सीक्वेंस दैट मे बी अफेक्टेड. तो अगर कोई हर्बिसाइड आपने सपोज एक क्रॉप में डाला है और वो अगर रेसिडुअल हर्बिसाइड है और उसका रेसिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग भी सॉइल में मेंटेन है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको वो हैम्पर कर सकता है. तो देयरफॉर जनरली 5 to 6 weeks persistence or activity is good for a herbicide to be recommended for application in crops. तो ये आपको याद रखना है कितने weeks, 5 to 6 weeks persistence is basically recommended, ठीक है, for application in crops. तो एक herbicide की जो residual activity होनी चाहिए वो only 5 to 6 weeks होनी चाहिए. तो in this case we have atrazine, pendimethalin, isoproteron, fluchloralin, trifluralin, 2,4-D, metribuzin, simazin, allochlor. These all are recommended for weed control in crops, and they do certainly have residual action. So this is all for the day, and I hope you have you have liked the lecture. And if there is any query, you can ask me in the comment section, and I try always to give the reply as soon as possible. तो जितनी भी आपकी queries हैं you should ask actually, ठीक है. So it also motivates me to give you regular updates. तो मुझे लगता भी है कि yes people are liking my work. तो आपको अगर और ऐसी वीडियोस चाहिए तो do like, share, comment and subscribe, and yes do not forget to press the bell icon. And this is all for the day. Thank you very much class.